नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस तिलक भवन में बजट पर विशेष परिचर्चा, सामाजिक न्याय और कृषि पर तीखी आलोचना। सहरसा निवासी रुड़की की छात्रा की हुई संवेदनशील मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पत्नी ने रची पति की हत्या, प्रेमी संग मिलकर साजिशन करते इंस्टाग्राम बना हत्या की कड़ी। गाजियाबाद में 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जीवन खत्म किया, डायरी में कोरियन और के-पॉप के प्रति दीवानगी का खुलासा। आलोक मेहता ने कहा तंत्र की जीत वाला बयान सही, तेजस्वी के समर्थन में आलोक मेहता, जनता की उम्मीद से खिलवाड़। खबरें अब विस्तार से। मुंबई स्थित कांग्रेस हेडक्वार्टर तिलक भवन में महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्रीय बजट पर विशेष चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने की। चर्चा में अर्थशास्त्री अजीत जोशी, संजीव चांदोरकर, एस नागराजन, विश्वास उटकी और पूर्व सांसद कुमार केतकर जैसे बड़े नाम शामिल हुए। हर्षवर्धन सबकाल ने कहा कि बजट से सामाजिक न्याय पूरी तरह गायब हो चुका है और जनता की बजट को लेकर उत्सुकता खत्म होना चिंताजनक है। अर्थशास्त्री संजीव चांदोरकर ने अमेरिका के टैरिफ और वैश्विक बदलावों का भारत पर गंभीर असर पड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो दुनिया में 40 साल में नहीं हुआ वह अब हो रहा है और यह सिर्फ शुरुआत है। वहीं कुमार केतकर ने कहा कि देश में कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों और सत्ता के गठजोड़ का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर इस परिचर्चा में बजट को लेकर सरकार की नीतियों पर तीखा हमला देखने को मिला। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने कांग्रेस के इस बजट संबंधित विशेष चर्चा को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ बातचीत की और जाने कि उन्होंने क्या बातचीत की। बातचीत करेंगे, मौजूद हैं महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के चीफ प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल जी। सकपाल जी, आज केंद्रीय बजट को लेकर एक चर्चा का आयोजन किया गया था महाराष्ट्र कांग्रेस के हेडक्वार्टर में। क्या कुछ चर्चा हुई और क्या कुछ रिस्पांस रहा? कुल मिला के बजट और उसके जो सभी आयाम हैं उसके साथ परिचय देते हुए इस साल का बजट कैसा था, कितना खोखला था और क्यों खोखला था, इसकी पूरी यहाँ पर चर्चा हुई। जो वक्ता आए थे ये नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, जो फाइनेंस में जो काम करते हैं, जिनकी बजट के जो मास्टर्स है, ऐसे सब लोगों ने तकरीबन 4 घंटे यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया और उसमें उन्होंने आने वाले समय की हमारी जो चैलेंजेस है उसको बताया। एक बड़ा सवाल इसमें पूरे देश में घूम रहा है अजीत पवार की मौत की जांच को लेकर। लोकसभा और राज्यसभा में भी संजय राउत ने इस तरह से मांग उठाई। क्या लगता है आपको, महाराष्ट्र कांग्रेस के आप अध्यक्ष हैं, राजनीतिक गलियारों में जो ये बातें उड़ रही हैं, क्या वाकई अजीत पवार की मौत को लेकर एक बड़ी जांच होनी चाहिए? हमने 10 दिन पहले ही जांच की मांग की थी, मगर 10 दिन के बाद भी अभी जांच नहीं हो रही है। इसमें क्या कारण है ये सरकार ने बताना चाहिए। हमारे साथ बातचीत में विश्वास उटगी जी। विश्वास जी, आपको क्या लगता है, 4 घंटे तक आप लोग चर्चा करते रहे, केंद्रीय बजट वाकई आम आदमी के फेवर की है? नहीं, आम आदमी के खिलाफ बजट है और ये कारपोरेट्स का बजट है और सिर्फ इंडियन कारपोरेट्स का नहीं, ये तो इंटरनेशनल कारपोरेट का बजट है। अब बजट में पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है जिसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस है। इसमें अगर नेशनलाइज बैंकों में 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है ओनरशिप पे और आईडीबीआई बैंक कल बेचने की शुरुआत है, तो इस देश की इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो फाइनेंशियल सेक्टर है। अब एलआईसी में तो 100% एफडीआई तो इन्होंने मान लिया, मतलब एलआईसी है पूरा विदेश के हाथों में, भारतीय बैंक विदेश के हाथों में। अब इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में भारत खुद 26% ही ओनरशिप रखेगा। इसका मतलब देश का स्टील, ऑयल, कोल सब कुछ विदेश के हाथ में जाएगा। तो ईस्ट इंडिया का मतलब क्या था? तो इस देश में 200-250 साल के बाद फिर ईस्ट इंडियन एक जैसे राज आएगा। वो किसका आएगा? वही अमेरिकन साम्राज्यवाद, वही यूरोपियन साम्राज्यवाद। नया जो फाइनेंस कैपिटल है उसका राज आएगा। मोदी सरकार नरेंद्र है वो सरेंडर है। ये जो राहुल गांधी कहते हैं ये साबित हो रहा है और इसके खिलाफ हम किसान, हम मजदूर, हम मध्यम वर्गीय, हम सबको लड़ना पड़ेगा। हम देश को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए
ये जो आज का बजट है, ये जो सर्वे है, ये जो अमेरिका और भारत का फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके खिलाफ हमको काम करना पड़ेगा। हमारे किसान को मारने के लिए वॉलमार्ट बहुत बड़े पैमाने पे ट्रम्प के इस एग्रीमेंट से आ रहा है। हमारा किसान अब गुलाम बन के रहेगा जो राजा था। अब ये बात है, इसलिए किसान हो या मजदूर हो, व्यापारी हो, छोटे उद्योग हो, हम सबको एकजुट करके राहुल गांधी की लीडरशिप में इस देश को आगे, हम रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, हम इस मोदी सरकार को परास्त करके रखेंगे, क्योंकि ये देश को खत्म कर रहा है। एक सवाल था, क्या ये बजट वाकई ऐसे कुछ लोग, जैसे यहाँ से जो लोग मीटिंग में आए थे उनसे बात हुई थी, कुछ लोग ऐसा कहना था कि जो लोग भारत के बाहर बसे हुए हैं, एनआरआई हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास अपरंपार पैसा है, उनकी जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने के लिए भी कुछ। देखिए, नहीं, आपने 8 नवंबर 2016 का डिमोनेटाइजेशन देखा, क्या था वो? काला पैसा सफेद करने का स्कैम था, है ना? अब वो उस वक्त 17 लाख करोड़ का करेंसी था। आज की तारीख में करेंसी कितना है? डिजिटल इंडिया में करेंसी कम नहीं हुई, डबल हुई। कितना है? 34 लाख करोड़। गवर्नर कौन है? उस वक्त दास था। अब कौन है? संजय मल्होत्रा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, बजट में क्या आया है? 1 करोड़ के अवैध संपत्ति आप देश के बाहर बैठ के कर सकते हो। आप आइए देश में, आपको हथकड़ी नहीं लगेगी, आपका सम्मान किया जाएगा। थोड़ा सा टैक्स भर दो और काला पैसा सफेद कर दो। भारत के बजट में इस प्रकार का प्रावधान पहले कभी हुआ था क्या? आया है बजट। अभी पहले, ये बजट के पहले नहीं, पहले 5,000 की नोट थी, 10,000 की भी नोट थी, तो उसको स्क्रैप किया गया। इन्होंने 500 और 1000 की नोट स्क्रैप करके काला का सफेद किया। उसी प्रकार अभी दुनिया के बाहर जाओ, भारत के बाहर जाओ, 1 करोड़ कमाओ, इन्हीं के लोग हैं। मान लो 1 करोड़ कमाने वाले 1 करोड़ लोग बाहर हैं, उनका पैसा यहाँ आएगा तो आपके जीडीपी के कितना गुना बढ़ जाएगा। किसका पैसा? जो चोर है उनका ये सम्मान करेंगे। ये है मोदी का फैसिस्ट गवर्नमेंट। चर्चा के बाद आप लोग का क्या स्टेप रहेगा, आगे वाला स्टेप क्या रहेगा कि महाराष्ट्र देश के लोग कैसे समझाएंगे आप? हमको तो रास्ते के आंदोलन करने से दूसरा कोई चारा नहीं है। इलेक्शन जितना बोगस होता है, आज का सेबी का सीईओ, आरबीआई का गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा हुआ दास, ये ज्ञानेश कुमार जैसे ही भाजपा का सर्वेंट है। विश्वास उठ कीजिए, जो अर्थशास्त्री थे इस चर्चा सत्र में शामिल हुए थे, जिनका साफ कहना था कि जो केंद्रीय बजट है वो बिल्कुल भी भारत देश या महाराष्ट्र के लोगों के, जो आम आदमी हैं, उनके फेवर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कैमरा संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। सहरसा निवासी रुड़की की छात्रा की संदेह परिस्थिति में मौत हो गई, वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिजलपुर निवासी संजीव रॉय की सुपुत्री पल्लवी कुमारी गंगानगर स्थित विगत 8 महीने से प्राइवेट आवास में किराएदार के रूप में रहकर रुड़की में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वह रविवार को अपने कमरे में फांसी के फंदे से झूलती हुई पाई गई। उनके पिता संजीव राय ने बताया कि मेरी बेटी पल्लवी कुमारी पिछले 8 महीने से गंगानगर में प्राइवेट रूम में रहकर गौतम नगर रुड़की में पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसकी मौत की सूचना मिली। 7-7:30 बजे जो वहाँ से कॉल आता था कि पापा हम ठीक है आ गए हैं। फिर अपना वो सारा काम अपना वो करती थी। इसी तरह परसों जब बहुत उसको कॉल किए, जब नहीं उठाई तो लड़कियों से फिर संपर्क किया गया कि तुम लोग कहाँ हो, पल्लवी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तो वो बहाना बना रही थी कि मैं मार्केट में हूँ, 20 मिनट में पहुँचती हूँ। 7:30 से लेकर 20 मिनट उसका 9:30 तक नहीं हुआ। 9:30 बजे के बाद वो आई है पीजी, और तब तक जब मैंने उनसे नंबर लिया पीजी के वार्डन से, और जब वार्डन को कॉल किया तो वार्डन जाके वहाँ जब देखी तो वार्डन को बोली कि आपकी बच्ची जो है पंखे से लटक रही है। मुझे कभी भी ये विश्वास नहीं हो सकता है कि मेरी बच्ची जो कोर्स कंप्लीट करके अपने भविष्य के निर्माण के लिए जो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है, वो कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती है, वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती है। उसको प्लानिंग करके मारा गया है और दिखाने के लिए कि ये आत्महत्या है,
उसको पंखे से लटका दिया गया है। घटना तो उत्तराखंड में हो गया लेकिन जब जब उससे टेलीफोनिक बात होती थी तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये किसी डिप्रेशन में है या कुछ ऐसा कर सकती है। तो ये घटना तो ये आत्महत्या नहीं, हत्या प्रतीत होता है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये हत्या है। और इसमें कुछ विवादित, ये उसके साथ रहने वाली 2 लड़की और 3 लड़का था, वो मनीष, सतीश और सुधांशु, इसी का हाथ जान पड़ता है। इसलिए प्रशासन से हम लोग यही गुहार लगाएंगे कि वो इसकी अपने स्तर से न्यायिक जांच करे और हमें न्याय मिले। अब खबर है बिहार से। बिहार में सनसनीखेज खबर सामने आई है। थाना नगर क्षेत्र के गोला रोड हत्याकांड में पुलिस जांच ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। युवक की हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कराई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी नीशू कुमारी का अपने बचपन के प्रेमी से लंबे समय से अवैध संबंध था, जो हाल के महीनों में इंस्टाग्राम के जरिए फिर से सक्रिय हुआ। इसी दौरान पति की हत्या की साजिश रची गई। मंगलवार की रात प्रेमी ने युवक को फोन कर गोला रोड बुलाया, जहां पहले से मौजूद पत्नी और प्रेमी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। गंभीर रूप से घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद पत्नी ने खुद को रोता बिलखता दिखाया, लेकिन जांच में यह साजिश साबित हुई। सूचना नगर थाना पुलिस मौके पर ही पहुंची। घटनास्थल से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कॉल डिटेल और सोशल मीडिया चैट की जांच जारी है। सिटी एसपी ने बताया कि आरोपी पत्नी नीशू कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मृतका की मां ने बहू के अवैध संबंध को हत्या की वजह बताया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का चार्जशीट के साथ खुलासा किया जाएगा। अब खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी में 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली 3 सगी नाबालिग बहनों की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस जांच में कमरे से अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट और डायरी बरामद हुआ है, जिसमें बहनों ने कोरियन संस्कृति के पॉप और कोरियन लाइफस्टाइल के प्रति अपने लगाव का जिक्र करते हुए पारिवारिक अपेक्षाओं से पैदा हुए मानसिक दबाव को आत्मघाती कदम की वजह बताया। मामले पर फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने बयान जारी कर गहरा दुख जताया है और कहा है कि सोशल मीडिया की दुनिया में हम बच्चों को इतना आगे छोड़ चुके हैं कि उनकी चुप्पी सुनाई भी नहीं देती। उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग से दूर रहने की अपील की है और कहा है कि तकनीकी पढ़ाई के लिए जरूरी है, लेकिन उसका दुरुपयोग बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। सोनू सूद ने जोर दिया कि बच्चों को मोबाइल नहीं बल्कि परिवार का समय, संवाद और साथ चाहिए और इसके लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। वहीं पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। आज गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने अपनी जान दे दी। ये बच्चियां हारी नहीं थी, अकेली पड़ गई थी। ऑनलाइन और सोशल मीडिया की दुनिया में हम अपने बच्चों को इतना आगे छोड़ आए हैं कि हमें उनकी चुप्पी सुनाई नहीं देती। कुछ समय पहले ही मैंने गुहार लगाई थी कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें हमें ऑनलाइन और सोशल मीडिया की जो गेमिंग है और वो दुनिया है उससे बहुत दूर रखना है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे परिवार के अंदर एक और ऐसा सदस्य है जो हमारा मोबाइल फोन, जो हमारी सोशल मीडिया है, जिनके साथ बच्चे हमसे ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, उनका भविष्य, हमारे देश का भविष्य बेहतर हो, तो सबसे पहले ये बैन लगाना जरूरी है। आप सोचिए कि उन्हें स्क्रीन नहीं, हमारा साथ चाहिए। बच्चों को मोबाइल नहीं, हमारी मौजूदगी चाहिए। डांट नहीं, हमारी बातचीत चाहिए। लेकिन हमारे पास भी कहाँ समय है उनके लिए, क्योंकि हमने उनके हाथ में एक सोशल मीडिया से लैस मोबाइल फोन थमा दिया है ताकि वो पढ़ते रहें, देखते रहें। पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस टेक्नोलॉजी के लिए अपने बच्चों की जो जान है वो खतरे में डाल दें। पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन होने चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के लिए नहीं, खासकर कम उम्र के बच्चों के लिए।
चलिए आज मिलकर ये कोशिश करें कि हम उस सदस्य को जो हमारे परिवार को बांट रहा है उसे थोड़ा सा दूर करें। इससे पहले देर हो जाए, मिलकर वो कानून बनाएं ताकि हमारे बच्चे हमारे साथ रह सकें, सोशल मीडिया के साथ नहीं, ऑनलाइन गेमिंग के साथ नहीं। अब बात करेंगे उस बयान की जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में तंत्र का जीत हुई है। उसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आलोक मेहता ने कहा कि तेजस्वी यादव ने कोई गलत बात नहीं कही है। हरियाणा से शुरू किया गया और इसका परिणाम बिहार में भी देखने को मिला। आइए सुनिए उनका पूरा बयान आखिर क्या था। यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि तंत्र की जीत हुई है और हम पूरी मजबूती से इस बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरेंगे। उन्होंने सही कहा है कि जो लोकतंत्र में लोक की हार हुई, तंत्र की जीत हुई। हरियाणा से लेकर शुरू कीजिए, मतलब जनता की इच्छा कुछ और थी, रिजल्ट कुछ और आ रहा है। क्या माना जाए? बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर राज्य सरकार के मंत्री संजय पासवान ने कहा कि जिन मामलों की गंभीरता ज्यादा होती है उन पर सरकार सख्ती से कार्रवाई भी करती है और नियंत्रण के लिए लगातार काम जारी है। उन्होंने कहा कि अपराध करने वालों को कानून के तहत सजा मिल रही है और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। वहीं नीट छात्रा मौत पर मामले पर मंत्री ने कहा कि अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए तथ्य जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होंगे। अपना काम कर रही है। आप लोग पूछना चाहते हैं नीट वाले मामले को, नहीं, आप मानते हैं कि घटना बढ़ी है? थोड़ा घटना बढ़ी है तो उस पर अंकुश भी लगाया जा रहा है। घटना पर सरकार अंकुश भी लगा रही है, सरकार उस पर काम भी कर रही है। जो अपराधी अपराध करते हैं उस पर उसको सजा भी मिलता है, उस लाखों के अंदर भी होते हैं। आपको लगता है कि सरकार नीट वाले मामले पुलिस फेल कर गई, तब सीबीआई को मामला गया? सीबीआई के पास ये मामला है, जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। कोई भी कितने सुख वाले होंगे बचेंगे नहीं। बिहार से बजट को लेकर सियासी बयान सामने आया है। AIMIM के विधायक मुर्शीद आलम ने सरकार के बजट पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 12 मिनट में कौन सा बजट पढ़ा जाता है, यह उनकी समझ से थोड़ा परे है। मुर्शीद आलम ने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट के नाम पर सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि बिहार में अपराध किस तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस पर सरकार पूरी तरह खामोश है। AIMIM विधायक का कहना है कि बजट में आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है। इस बयान के बाद बजट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होती दिख रही है। उपलब्धियों को जो गिनाया गया, हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। जितने कामों को गिनाया गया उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए नहीं है संतुष्ट है कि ये जो मॉब लिंचिंग का जो मामला है वो कह रहा, अल्पसंख्यकों के सुरक्षा की भी बात कर रहा है और दीगर बातें कह रहा है। आए दिन मॉब लिंचिंग हो रहा है, चाहे मान लीजिए कि तबरेज का हो, अतहर का हो और नुरशीद का हो। ऐसे कई ऐसा है जो मॉब लिंचिंग हुआ और उस मॉब लिंचिंग का कोई आज तक उसको सही न्याय नहीं मिला। इसलिए सरकार अपनी अभिभाषण गवर्नर के द्वारा गिनाए उपलब्धियों को गिना सकता है। हम लोग विरोधी में हैं, जो बातें हैं समय समय पर कहते रहेंगे, सरकार को जगाते रहेंगे। अब जनता सब बात को समझेगी। अब बात करेंगे यूजीसी की। यूजीसी से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट के दखल और राजनीतिक विवाद के बीच बीजेपी नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी सांसदों ने कोर्स करेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रायपुर से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के दिल्ली स्थित आवास पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट से जुड़े मुद्दों और को आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वरिष्ठ सांसद रविशंकर प्रसाद समेत करीब 15 सांसद शामिल हुए। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रिपोर्ट से जुड़े समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास थीम को ध्यान में रखकर तैयार करने का प्रयास करा गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2026 के यूजीसी आदेश पर रोक लगाते हुए 2012 की व्यवस्था को फिलहाल लागू रखने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई 15 मार्च तय की है। इस बीच कमेटी अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के रिपोर्ट साझा न करने के रुख को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई, जिस पर
पर भाजपा सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई है। संसद भवन में कांग्रेस राहुल गांधी द्वारा रेल राज्य मंत्री और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार मित्र कहे जाने के बयान के विरोध में उत्तर प्रदेश सिख फाउंडेशन ने कड़ा विरोध दर्ज करा है। कानपुर के गोविंद नगर स्थित बाटा चौराहा पर बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग एकत्र हुए और राहुल गांधी का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। इस दौरान फाउंडेशन के अध्यक्ष अजीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि राहुल गांधी का बयान न सिर्फ एक जनप्रतिनिधि का अपमान है, बल्कि पूरे सिख समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और गांधी परिवार के बयानों से सिख समाज लंबे समय से आहत रहा है और अब ऐसे बयानों को बर्दाश्त कतई भी नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की है और चेतावनी दी कि नहीं, माफी अगर नहीं मांगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज राहुल गांधी ने सदन में मुख्य द्वार पर जैसे ही भारत के सांसद रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी बाहर जाने लगे, राहुल गांधी जी ने उनको गद्दार मित्र कहकर संबोधित किया, उनका उपहास किया। मैं कहना चाहता हूं, ये रवनीत सिंह बिट्टू का उपहास ही नहीं, ये एक पगड़ी का उपहास है, सिख समाज का उपहास है। जिस राहुल गांधी के पिताजी ने 1984 में देश के अंदर हजारों सिखों का कत्लेआम करवाया, वही राहुल गांधी आज सदन में सिख समाज के नेता रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी को गद्दार मित्र कहकर संबोधित कर रहा था। आज सिख समाज पूरे देश का गहरा आक्रोशित। मुंबई से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक राजनेता को उसकी अर्धनग्न तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए की जबरन वसूली की गई है। मलाड पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए इस मामले में लिप्त 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाओं ने मुंबई के मालाड पश्चिम इलाके से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके एक नेता को ब्लैकमेल कर पहले 1 लाख रुपए नकद और ऑनलाइन 50,000 रुपए की उगाही की। इसके बाद आरोपियों ने 3 लाख रुपए की और मांग करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। जांच में सामने आया कि दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया के जरिए नेता और मुख्य आरोपी महिला की पहचान हुई थी। दोनों आपसी सहमति से कई बार अलग अलग होटलों में मिले, जिसके बाद आरोपी महिला और उसके 2 साथियों ने आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। परेशान होकर पीड़ित नेता ने मलाड पुलिस थाने में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद तकनीकी जांच और सुनियोजित कार्रवाई के जरिए दोनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कुछ आरोपी खुद को पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता बताकर दबाव बना रहे थे, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। इस मामले के बाद मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की धमकी या ब्लैकमेलिंग से डरे नहीं और तुरंत पुलिस से संपर्क करें। क्या है पूरा मामला? मालाड में रहने वाले एक व्यक्ति है, जिनकी एक जो प्रमुख आरोपी है, उसके साथ दोस्ती यारी थी। तो उस दोस्ती यारी का इस महिला ने गैर फायदा लेके उसके कुछ अर्धनग्न फोटो, न्यूड फोटो निकाले थे और उन न्यूड फोटो का इस्तेमाल करके वो महिला उस आदमी को ब्लैकमेल कर रही थी। फिर पहले डर के मारे उसने 10,000 दिया, बाद में 20,000 दिया, वैसे उसकी डिमांड बढ़ती गई। तो लास्ट में उसने 1,49,000 रुपये उससे फिरौती वसूल की। फिर भी उसकी डिमांड ख़त्म नहीं हो रही थी। तो उस औरत ने अपने जो अन्य सहकारी है उनके माध्यम से और फिरौती की डिमांड की। तो उसके बाद वो मजबूर होकर हमारे पुलिस स्टेशन में आ गया। हमने एफआईआर दर्ज किया है और उस सीआर में हमने अभी तक 2 महिलाओं को अरेस्ट किया है। वो हाउस वाइफ है, लड़े दोनों भी औरतें हाउस वाइफ है। जो प्रमुख महिला है वो उसने फिरौती वसूल की थी। इस 2 नंबर महिला दूसरी औरत है उसके माध्यम से। उस कंप्लेंट को
4-5 अलग अलग नंबर से फ़ोन आ रहे थे, तो हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं और जैसे ही हमें मिल जाएंगे वो एक्ट्रेस उनको अरेस्ट करने वाले इसमें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।